इट इज़ ए मार्क्ड डिपार्चर फ्रॉम ए रेगुलर एकेडमिक स्टाइल। और ये जो आपके लिखने का तरीका है, यह डिपार्चर है, मार्क्ड डिपार्चर। स्पष्ट रूप से ये बदलाव है। डिपार्चर मतलब अलग होना, टू डिपार्ट मतलब जाना। मिस्टर सो एंड सो हैज डिपार्टेड फ्रॉम माई हाउस। द ट्रेन डिपार्टेड फ्रॉम रेलवे स्टेशन एट 3:20। Departure time of the train is 5:30. Arrival time of the plane is 2 o'clock. Departure time of the plane is 2:30. Departure बना, so it is in marked departure. Marked मतलब जिसे देखा जा सके, चिन्हित किया जा सके। ऐसा आपका बदलाव है आपकी राइटिंग में जो रेगुलर एकेडमिक स्टाइल से अलग है। जो लोग लगातार एकेडमिक तरीके से लिखते हैं, विद्वत्तापूर्ण तरीके से लिखते हैं, उससे अलग है। विच इज इनवेरिएबली डीपर्सनलाइज्ड एंड ऑफन ड्राई एंड बोरिंग। और ऐसे वाले जो लेख होते हैं वो इनवेरिएबली मतलब जब तब, इनवेरिएबली मतलब जब तब। इनवेरिएबली ही कम्स टू माई हाउस, जब तब वो मेरे घर आता है। इन विंटर देर इज इनवेरिएबली रेन्स ऑल्सो, ठंड में जब तब बरसात भी हो जाती है। सो इनवेरिएबली मतलब जब तब। तो आपकी जो राइटिंग है जिसमें विनोद है, प्लेफुल है, जिसमें पर्सनल क्वालिटी आपकी दिखाई देती है, वो अलग है, वो स्कॉलरली राइटिंग से अलग है। स्कॉलरली राइटिंग मतलब विद्वत्ता से भरपूर लेख जो हमेशा ड्राई रहते हैं, सूखे सूखे रहते हैं, जो बोरिंग रहते हैं, पढ़ने में मज़ा नहीं आता, रुचि नहीं रहती। जब तब डीपर्सनलाइज्ड, अपने व्यक्तित्व से अलग रहते हैं, उसमें कोई तालमेल नहीं दिखता। लेखक और उसकी रचना में तालमेल नहीं दिखता, लेकिन आपकी रचना में तालमेल बहुत है, संबंध बहुत दिखता है। आपका व्यक्तित्व जो है, मजाकिया शैली जो है, वो आपके लेखों में दिखाई देती है। आपके जो अपने गुण हैं वो सब उसमें दिखाई देता है। अनलाइक स्कॉलरली वर्क, रेगुलर एकेडमिक वर्क, which is invariably depersonalized, boring, dull. Have you consciously adopted an informal approach? मुकुंद ऐसा कहने के बाद कहते हैं कि क्या आपने कॉन्शियसली ये इनफॉर्मल अप्रोच को अडॉप्ट किया है? टू अडॉप्ट मतलब लेना। क्या आपने ये टू अडॉप्ट मतलब लेना, कॉन्शियसली मतलब सजगता कर, जानबूझकर, क्या आपने ऐसा तरीका, इनफॉर्मल अप्रोच मतलब फॉर्मल और इनफॉर्मल, फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल रिक्वेस्ट और इनफॉर्मल रिक्वेस्ट। इनफॉर्मल मतलब कैजुअल तरीके से, हल्के फुल्के तरीके। तो क्या मुकुंद पूछते हैं कि क्या आपने ये जो तरीका है आपका, जिसमें प्लेफुल दिखते हो, जिसमें आप पर्सनल क्वालिटीज़ में आपकी दिखाई देती है, ये तरीका क्या आपने अख्तियार किया है, सोच समझ कर अख्तियार किया है, कॉन्शियसली उसको लिया है, या ये अपने आप आ गया? और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू? नेचुरल मतलब प्रकृति, प्राकृतिक तरीके से अपने आप, आपको उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ा। कैसा तरीका? प्लेफुल तरीके से लिखने का, अपने गुणों को उसमें दिखाने का, हल्का फुल्का तरीके से लिखने का, विद्वत्तापूर्ण उसमें जो लोग भरते हैं ऐसा नहीं, अपने को कनेक्ट करने का। ये जो शैली है ये आपने जानबूझकर अपनाई है या ये आपकी प्रकृति में है, अपने आप आ गया? हैव यू कॉन्शियसली अडॉप्टेड एन इनफॉर्मल अप्रोच और इज इट समथिंग दैट जस्ट केम नेचुरली टू यू? नेचुरली मतलब अपने आप, प्राकृतिक तरीके से, अनकॉन्शियसली। इसका जवाब अम्बर्टो इको क्या देते हैं? When I presented myself, when I presented my first doctoral dissertation,
देखिए, डिजर्टेशन मतलब एक बहुत बड़ा लेख रनिंग इनटू हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, एक बहुत बड़ा आर्टिकल, उसको डिजर्टेशन कहते हैं। किसी एक विषय पर आर्टिकल बहुत लंबा, कई 50, 60, 100 पेजों तक जो चलता है उसे डिजर्टेशन कहते हैं। और पीएचडी करने के पहले डॉक्टरल डिजर्टेशन मतलब पीएचडी या डी लिट के लिए। पीएचडी क्या होता है? पीएचडी की स्पेलिंग देखिए, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, और डी लिट की स्पेलिंग देखिए, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर। ये बिंदी कहाँ लगा है इसको देख लेंगे, कौन सा लेटर बिग है कौन सा स्मॉल है ये भी समझ लें। इसमें हम बहुत कॉमन गलती करते हैं। इसको कहते हैं डॉक्टरल वर्क। लोग पीएचडी करते हैं ना, और पीएचडी करने के बाद डॉक्टर कहलाते हैं। मेडिकल वाले डॉक्टर नहीं, ज्ञान में डॉक्टर, विद्वत्ता में डॉक्टर, इंटेलेक्चुअल क्वालिटी में डॉक्टर। तो यहाँ पे मुकुंद के सवाल पर अम्बर्टो कहते हैं कि जब मैंने अपनी डॉक्टरल डिजर्टेशन इटली में जब मैंने जमा की, प्रेजेंट करना, जमा करना, तो वन ऑफ माय प्रोफेसर सेड, तो मेरे एक प्रोफेसर ने कहा कि स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टन सब्सटेंस, स्कॉलर्स लर्न ए लॉट ऑफ सर्टन सब्जेक्ट्स, देन दे मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस। जो ऐसा कोर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, पीएचडी करने वालों को स्कॉलर कहते हैं, याद रखेंगे। वैसे तो स्कॉलर का मतलब विद्वान होता है, पर इस पैराग्राफ में स्कॉलर का मतलब है वह विद्यार्थी जो पीएचडी कर रहा है। द स्टूडेंट हु इज डूइंग पीएचडी, राइटिंग डिजर्टेशन। डिजर्टेशन की स्पेलिंग भी देखेंगे, DISSS है, DESS नहीं। सो हिज प्रोफेसर सेड कि जो रिसर्च करते हैं, जो लोग पीएचडी करते हैं, स्कॉलर, वो पहले बहुत ज्ञान लेते हैं। दे फर्स्ट लर्न ए लॉट अबाउट ए सब्जेक्ट। ज्ञान पाने के बाद वो एक कल्पनातीत एक थ्योरी बनाते हैं, कल्पनाशील थ्योरी, जिसमें कल्पना की उड़ान रहती है। मेक ए लॉट ऑफ फॉल्स हाइपोथेसिस, और वो कल्पना है फॉल्स, झूठी कल्पनाएं, गलत कल्पनाएं करते हैं। उसके बाद देन दे करेक्ट देम, उसके बाद वो गलत कल्पनाओं में सुधार करते हैं, और अंत में वो निष्कर्ष निकालते हैं। ये कौन करता है? पीएचडी करने वाले स्कॉलर्स करते हैं। और ये बात कौन कह रहा है? उम्बर्टो के वो प्रोफेसर कह रहे हैं जिनको उम्बर्टो ने अपने पीएचडी की डिजर्टेशन दिया था। तो वो कहते हैं कि सामान्यतया जो लोग पीएचडी करते हैं वो पहले खूब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद फॉल्स हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस मतलब कल्पना करना, बड़ी झूठी कल्पनाएं, गलत कल्पनाएं बनाते हैं। उसके बाद उन कल्पनाओं में सुधार करते हैं, दे करेक्ट देम, एंड इन द एंड, और जब ये सब करने के बाद फिर वो निष्कर्ष पे आते हैं, उसको सही करते हैं फिर। और एक तुम हो, यू ऑन द अदर हैंड, यू ऑन द कॉन्ट्रैरी। कॉन्ट्रैरी मतलब उल्टा, विरोध में, उल्टा। यू ऑन द कॉन्ट्रैरी, और एक तुम हो जो बिल्कुल उल्टा कर रहे हो। तुम क्या कर रहे हो? तुमने अपने रिसर्च की, अपने डिजर्टेशन की पूरी कहानी बनाई, और उसमें अपनी गलतियां, अपनी खामियों को भी सुना दिया। उसके बाद एट द सेम टाइम यू रिकॉग्नाइज द थ्योरी। तो ऐसा कैसे, ये बिल्कुल उल्टा कर रहे हो तुम। इन अदर वर्ड ही सेज that unlike scholars, unlike other scholars who do what I told earlier, you are writing a story right in the beginning, telling the story, including the mistakes, including the errors and the trials. Trial मतलब प्रयोग, error माने mistake,
उसमें जो भी गलतियां तुमसे हुई थी उसको भी तुम इसमें डिस्क्राइब कर देते हो। ये अम्बर्टो बता रहे हैं अपने प्रोफेसर के बारे में, और फिर कहते हैं प्रोफेसर ने ऐसा तो कहा, लेकिन उसके साथ ही उसने मेरी बात को सही माना। एट द सेम टाइम ही रिकग्नाइज्ड, मेरी बात को सही माना। ही रिकग्नाइज आई वॉज राइट, मैं सही था, उसने मेरी बात को सही माना। एंड आई वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन एज ए बुक। उसने सही माना मेरी बात को, अर्थात जिस तरीके से मैंने लिखा था वो सही था। परिणाम स्वरूप इसके बाद मैंने उस डिसर्टेशन को, जो कई 100 पेज में थी, उसको एक किताब का रूप दिया। और इसका मतलब कि प्रोफेसर साहब ने मेरे किताब की बहुत प्रशंसा की। टू अप्रिशिएट मतलब प्रशंसा करना, टू अप्रिशिएट मतलब बढ़ना, कीमत बढ़ रही है, प्राइसेस आर अप्रिशिएटिंग, और आई अप्रिशिएट यू, मैं तुम्हारी प्रशंसा करता हूँ। माई प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड माई सन्स एफर्ट, मेरे प्राचार्य ने बच्चे की प्रशंसा की। माई प्रिंसिपल अप्रिशिएटेड माई एफर्ट, मेरे प्राचार्य ने मेरे प्रयास की प्रशंसा की। सो एट द सेम टाइम माई प्रोफेसर रिकग्नाइज आई वॉज राइट, इसका मतलब उसने मेरी बात को सही माना। एंड वेंट ऑन टू पब्लिश माई डिसर्टेशन, और मेरे इस डिसर्टेशन को उसने किताब के रूप में छपाया। इसका मतलब क्या? इसका मतलब उसने इसकी प्रशंसा की, इसका मतलब उसने इस तरीके को सही माना। एट दैट पॉइंट, एट द एज ऑफ 22, उस समय जब मैं केवल 22 साल का था, ये जो घटना हुई थी जब मैं डिसर्टेशन दे रहा था, उस समय मेरी उम्र 22 साल थी। At that point, at the age of 22, I understood scholarly books should be written the way I had done. उस समय मैं समझ गया, जब मैं डिसर्टेशन दे रहा था और मेरे प्रोफेसर साहब ने प्रशंसा की, तो मैं समझ गया कि जो स्कॉलरली किताबें भी हैं उसे वैसे ही लिखना चाहिए जैसे मैं लिखता हूँ। अर्थात डल ना हो, बोरिंग ना हो, उसमें थोड़ा विनोद हो, प्लेफुल हो, उसमें थोड़ा सा हंसी मजाक भी हो, उसमें थोड़ा पर्सनल टच भी हो, आदि आदि। इट शुड बी रिटन द वे आई हैड डन, दैट इज बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। जो मैंने किया है, जो भी मैं किया, उसको कहानी के रूप में बताना ही सबसे अच्छा तरीका है। स्कॉलरली बुक लिखने का, विद्वत्ता से भरी हुई किताबें लिखने का, पढ़ाई लिखाई से संबंधित किताबें लिखने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि मैं एक कहानी के रूप में अपने रिसर्च को लिखूं। दिस इज़ वाई, और इसीलिए मेरे जो निबंध हैं उसमें हमेशा एक नैरेटिव रहता है, एक नैरेटिव जिसमें वर्णनात्मक, कथात्मक तरीके से मैं लिखता हूँ। नैरेटिव मतलब कथात्मक, एक कहानी की तरह मैं लिखता हूँ। इसीलिए बाय दिस इज वाई माय एसेज, मेरे निबंध भी जो हैं वो एक कथात्मक शैली में है। हम लोग जो सामान्य निबंध पढ़ते हैं वो बड़े डल रहते हैं, नीरस रहते हैं। यहाँ पर अम्बर्टो जो निबंध लिखते हैं वे नीरस नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उसमें एक कथानक होता है, उसमें एक कहानी होती है, और उस कहानी के जरिए वो निबंध विषय को उस निबंध में पिरो देते हैं। एंड दैट्स व्हाई आई प्रॉब्ली स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, नॉवेल सो लेट एट द एज ऑफ 50। और इसीलिए शायद, चूँकि मेरे को बहुत बाद में रियलाइज़ हुआ कि कहानियों को नैरेटिव जैसे लिखना है, मैंने कहानियाँ लिखना बहुत बाद में शुरू किया। एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए, एंड दैट इज़ वाई, और इसीलिए, प्रॉबेबली यानी संभवतः, आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव्स, मैंने कथानक रूप में, कथा के रूप में नॉवेल्स लिखना बहुत लेट शुरू हुआ। आपको मैंने बताया उन्होंने एक जो पुस्तक लिखी 1980 में, बहुत बाद में लिखी, जिसके कारण वो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए, 10 मिलियन कॉपीज बिकी।
आई स्टार्टेड राइटिंग एट द एज ऑफ 50। नॉवेल लिखना मैंने 50 की उम्र में शुरू किया। आई रिमेंबर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस। इतना कहने के बाद अम्बर्टो फिर मुकुंद को कहते हैं कि मैंने उपन्यास क्यों लेट शुरू किया, अब ये समझ में आ गया ना। मैं एक और बात बताता हूँ। मुझे याद आता है कि मेरे जो एक बहुत क्लोज मित्र थे रोलैंड बार्थेस, वो हमेशा बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते थे। फ्रस्ट्रेटेड रहना मतलब बहुत तनाव में रहना, खिन्न रहना। इसलिए फ्रस्ट्रेटेड रहते थे कि वो एक निबंधकार थे, एक उपन्यासकार नहीं थे। वो निबंध लिखते थे, उपन्यास नहीं लिख पाते थे। ही वॉज एन एसेइस्ट। एसेइस्ट की स्पेलिंग देखिए, एसेइस्ट मतलब निबंधकार, निबंध लिखने वाला। ही वॉज एन एसेइस्ट एंड नॉट ए नॉवेलिस्ट। उसके कारण वो बड़े से खिन्न रहते थे, परेशान रहते थे, चिढ़ते थे, गुस्सा करते थे, फ्रस्ट्रेटेड। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे और द अदर, बट ही डाइड। वो चाहते थे कि मैं ऐसा कुछ लिखूं, कहानी जैसा, जिसे क्रिएटिव राइटिंग कहते हैं, मूल ओरिजिनल राइटिंग कहते हैं, विद्वत्ता वाला नहीं। लेकिन दुर्भाग्य से बेचारे ऐसा कर नहीं पाए, और इससे पहले कि वो लिखते हो स्वर्गस्थ हो गए, डेथ हो गई। ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग like the way I am doing, fiction, stories, children's book, etc. One day or the other, किसी न किसी दिन वो लिखना चाहते थे, but he died before he could do so. I never felt this kind of frustration. मैं कभी भी ऐसा frustration feel नहीं किया। I started writing novels by accident. By accident का मतलब क्या है? एक्सीडेंट के बाद मैंने नॉवेल लिखना शुरू किया? नहीं। बाय एक्सीडेंट मतलब अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ जिससे मेरी लिखनी शुरू हो गया। सो आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल बाय एक्सीडेंट। कोई मेरी योजना नहीं थी, इसके लिए कोई मैंने प्रयास नहीं किया था, इसके लिए ना मैंने शिक्षा ली थी या इसके लिए किसी से ट्रेनिंग ली हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अचानक एक दिन लिखने बैठा और लो कहानी शुरू हो गई, उपन्यास लिख दिया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। आई हैड नथिंग टू डू इन दिस वे। एक दिन लिखने बैठा और लो कहानी शुरू हो गई, उपन्यास लिख दिया। आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवेल्स बाय एक्सीडेंट। आई हैड नथिंग टू डू इन दिस वे। अम्बर्टो आगे कहते हैं कि एक और मेरा मित्र रोलैंड बार्थेस था, जो कुंठित हो गया था क्योंकि वो स्वयं निबंधकार था, नॉवेल लिखने की बड़ी तमन्ना रखता था, क्रिएटिव राइटिंग लिखने की बड़ी इच्छा रखता था, और नहीं कर पा रहा था और कुंठित हो गया था, इतना कि संभवतः वो उसी कारण गुजर भी गया। और एक और मैं हूँ। ही सेज ऑन द अदर हैंड, आई एम राइटिंग नॉवेल बाय एक्सीडेंट। संयोग से, बाय एक्सीडेंट मतलब यहाँ पे संयोग। मैं तुमसे एक्सीडेंट में रेलवे स्टेशन में मिल गया, एक्सीडेंटली मिल गया, मतलब संयोग से मिल गया। सो Umberto says further that I am writing novel by accident, not by choice. कोई मेरी पहले से तैयारी या योजना नहीं थी. It so happened one day I was free, so I started writing. ऐसा हुआ कि एक दिन मैं खाली था, मैंने लिखना शुरू कर दिया. Novels probably satisfied my taste for narration. और वो आगे कहते हैं कि शायद ये जो नॉवेल्स हैं, ये मेरे जो वृत्तांत या विवरण देने का जो मेरा रुचि है, टेस्ट फॉर नरेशन. नरेशन करना मतलब विवरण करना, विस्तार से बताना. किसी कहानी में विस्तार ही तो रहता है, उसको विस्तार से बताना. टेस्ट यानी स्वाद, शौक, रुचि. मेरे जो विस्तार से बताने की जो मेरी रुचि है, मेरा झुकाव है, उसको ये नॉवेल पूरा करते हैं, संतुष्ट करते हैं. और इसीलिए शायद मैं नॉवेल लिखना शुरू कर दिया. मुकुंद hearing all this, Mukund Padmanabhan, the interviewer, hearing all this says, talking about novels
From being a famous academic, you went on to becoming a spectacularly famous after the publication of The Name of the Rose. नॉवेल की यदि बात करें, टॉकिंग अबाउट नॉवेल मीन्स नॉवेल की यदि बात करें, तो एक विद्वान, प्रसिद्ध विद्वान आप तो थे, और उसके बाद फिर आप बाद में एक बहुत शानदार उपन्यास के बहुत प्रसिद्ध राइटर बन गए. You are writing 5 novels. You have written 5 novels against many more scholarly works. आपने शायद 5 नॉवेल लिखे हैं, और जहाँ तक विद्वत्ता से भरे हुए काम हैं आपके, नॉन फिक्शनल, कहानियों वाले नहीं, विद्वत्ता से, शिक्षापूर्ण बातों से जुड़ी हुई जो आपकी पुस्तकें हैं, वो तो बहुत ज़्यादा हैं. स्कॉलरली वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, स्कॉलरली विद्वत्ता से भरे हुए, नॉन फिक्शन अकथानक, गैर कथानक. शायद आपने 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं. एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम यू हैव रिटन. इमीडिएटली अम्बर्टो एक रिप्लाई, नो, ओवर 40, मैंने 40 से ज़्यादा लिखी हैं. मतलब नॉवेल तो मैंने 4 ही 5 लिखे, लेकिन जो नॉन नॉवेल, बिना कहानियों वाली जो सीरियस बुक्स हैं, वो मैंने 40 से ऊपर लिख ली हैं. On this, Mukund says, over 40, you have written more than 40 books. And among them a seminal piece of work on semiotics. और इसमें एक बहुत ओरिजिनल आपने किताब लिखी है लाक्षणिकी विज्ञान पर, या जिसे हम कहते हैं चिन्ह विज्ञान पर, प्रतीक विज्ञान पर. सेमियोटिक्स मैंने आपको बताया था, चिन्ह विज्ञान, साइन, द सब्जेक्ट रिलेटेड टू साइंस. तो सेमियोटिक्स पे तो आपने बहुत ओरिजिनल किताब लिखी है. 40 किताबें लिखी हैं, और इसमें एक तो ओरिजिनल बुक है. लेकिन बट आस्क मोस्ट पीपल अबाउट अम्बर्टो एंड दे विल से, ओह, ही इज द नॉवेलिस्ट. इतना सब करने के बाद यदि मैं किसी को बोलूं कि अम्बर्टो के बारे में, या किसी से पूछूं, तो वो कहेंगे, अच्छा, उस अम्बर्टो के बारे में जो उपन्यास लिखते हैं. डज दैट बॉदर यू? मुकुंद कहता है, अम्बर्टो से पूछता है कि क्या आपको नॉवेलिस्ट के नाम से जो ज़्यादा जानने लगे हैं, उससे आप परेशान होते हैं? क्या उससे आपको अच्छा नहीं लगता, अनकंफर्टेबल लगता है? क्योंकि नॉवेल तो आपने 5 ही लिखे हैं, और आपकी तो असली प्रसिद्धि इन सब किताबों से आई है जो कहानियों नॉवेल से बहुत दूर हैं. बहुत सीरियस रीडिंग है, सेमियोटिक्स पे है, लाक्षणिकी पर है, मध्यकालीन इतिहास पर है. उस पर लिखी गई किताबों के लिए आप बहुत प्रसिद्ध हैं. और यहाँ किसी से पूछो तो बोलते हैं, अच्छा, उन अम्बर्टो की बात कर रहे हैं जो नॉवेलिस्ट हैं. क्या इससे आप परेशान होते हैं मिस्टर अम्बर्टो? अम्बर्टो से, यस, बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर. हाँ, मैं परेशान तो होता हूँ, थोड़ी चिढ़ तो होती है, क्योंकि मैं अपने को एक विश्वविद्यालय का प्रोफेसर मानता हूँ. Who wants novels? Who writes novels on Sundays? जो ऐसा प्रोफेसर जो उपन्यास केवल रविवार को लिखता है. आपको याद होगा, इस कहानी की, इस इंटरव्यू नाम के लेख की शुरुआत में मैंने एक लाइन पढ़ी थी, आई राइट नॉवेल्स ओनली ऑन संडेज. प्रोफेसर अम्बर्टो, ये लाइन यहाँ पे आती है जब वो कहते हैं कि मैं अपने को प्रोफेसर ही मानता हूँ, प्रोफेसर के रूप में जाने जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ. नॉवेल जो है वो तो मैं छुट्टियों में संडे को लिख देता हूँ. ये कोई मजाक मत समझना. इट्स नॉट ए जोक. जोक माने मजाक. इट्स नॉट ए जोक. ये कोई मजाक नहीं है. आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेस एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन पैल्स एंड राइटर. मैं विद्वत्ता से भरी हुई जो गोष्ठियाँ होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, जहाँ विद्वत्ता पूर्वक बातें होती हैं, विद्वत्ता से भरी बातें होती हैं, मैं उसे अटेंड करता हूँ. मैं ये कोई दोस्ती यारी के क्लबों में, पेन पैल्स के लोगों के पास, या लेखकों के समूहों में नहीं जाता मैं, क्योंकि मैं अपने को
विद्वानों की कम्युनिटी से जोड़ता हूँ, बिकॉज आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी. So Umberto wants to be known more as academic man rather than a novelist. But unfortunately, the world tend to know him more as a novelist because of his one famous novel, The Name of the Rose. Umberto further says, but it's okay, ठीक है, चलता है. If most of them have read only novels, चलता है. यदि बहुत से लोगों ने, अधिकतर लोगों ने मेरा केवल उपन्यास लिखा है, उपन्यास पढ़ा है, और ऐसा कहते हुए हंसता है, चलता है. आई नो दैट माई राइटिंग नॉवेल्स आई रीच ए लार्जर ऑडियंस. और ऐसा कहते हुए हंसता है और फिर कहता है उम्बर्टो कि मुझे मालूम है कि जब मैं नॉवेल लिखता हूँ या कोई भी लिखता है तो वो ज़्यादा बड़े लोगों के पास जाता है. लार्जर ऑडियंस, ऑडियंस मतलब श्रोता, पढ़ने वाले, पाठक. तो जब मैं उपन्यास लिखता हूं तो मेरे उपन्यास ज़्यादा पाठकों के पास जाते हैं. और मैं ये उम्मीद ही नहीं कर सकता कि मेरे 1 मिलियन रीडर्स जो हैं वो मेरी सेमियोटिक्स की या मेरे मेडिवल हिस्ट्री की बुक पढ़ेंगे, क्योंकि ये सीरियस रीडिंग है और सीरियस रीडिंग करने वालों की संख्या कम है. So Umberto says, I know that by writing novels, I reach to a bigger crowd, bigger number of people, and I cannot expect that number of people reading my serious books on semiotics.